नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GSG न्यूज़ में। पिछले अपने 2 लेक्चर में हमने चंद्रमा के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा। जो हमारा चंद्रमा पर पहला वीडियो था वो चंद्रमा की उत्पत्ति को लेके था, काफ़ी छोटा वीडियो था। और जो दूसरा वीडियो था वो चंद्रमा के ऊपर जो फैक्ट्स हैं, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा का डायमीटर, चंद्रमा पर क्रेटर्स हैं क्यों हैं, मून को एक्स क्यों आते हैं, चंद्रमा का केवल एक सरफेस क्यों दिखाई देता है, इसके अलावा चंद्रमा का एटमॉस्फेयर थिन है या सुपर मून, फुल मून, न्यू मून, माइक्रो मून, ब्लू मून, ब्लड मून, हार्वेस्ट मून, स्ट्रॉबेरी मून, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जाना। अब आज उन्हीं दोनों जो हमारे लेक्चर थे उन्हीं पर एक MCQ वीडियो लाया हूं, जिसमें करीब हम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपके साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। और चंद्रमा इस MCQ वीडियो में चंद्रमा पूरी तरह से कवर हो जाएगा और चंद्रमा इसके बाहर चंद्रमा पर कोई और क्वेश्चन कभी नहीं आता है। तो चलिए आइए देखते हैं चंद्रमा पर जो हमारा पहला MCQ वीडियो है वो है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून। चंद्रमा की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है। तो चाहे आप अप्रोक्सीमेट कहें चाहे एवरेज कहें, एवरेज अर्थात औसत। औसत हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है हमारा वो एक दीर्घवृत्ताकार चक्कर में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो किसी समय वो पृथ्वी के पास आ जाता है और किसी समय पृथ्वी से दूर हो जाता है। अगर यही सर्कुलर ऑर्बिट होता तो हमेशा एक ही दूरी रहती, लेकिन सर्कुलर न होकर दीर्घवृत्ताकार चक्कर है, इसलिए हम औसत दूरी का प्रयोग करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसका बी विकल्प सही है, 3,84,400 किलोमीटर। अगर कहीं विकल्प में 3,85,000 दिया है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी सही है। 3,84,000 भी सही है और 3,84,400 ये भी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which mission was first to successfully land on? Which mission was the first to successfully land humans on the moon? वो पहला सक्सेसफुल सफल मिशन कौन सा था जिसने मानव को चंद्रमा पर उतारा। तो इसका ए विकल्प सही है, अपोलो 11 बाई USA। ये जो अपोलो और जो ये लूना 2 मिशन था ये USSR का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What is the face of moon when appears fully illuminated? जब ये पूरा चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं। फुल मून अर्थात पूर्णिमा। ये फुल मून क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मून सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस नाम से वीडियो का लिंक पड़ा है, उसे पूरा देखिए। उसमें न्यू मून, फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। The moon's gravitational pull is primarily responsible for which natural phenomenon on Earth? जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो धरती को किस प्रकार प्रभावित करता है, कौन सी घटना के लिए जिम्मेदार है। तो उत्तर है टाइड्स। टाइड्स को हिंदी में कहते हैं ज्वार। ज्वार कहाँ आते हैं, समुद्र में आते हैं। क्या होता है ज्वार के दौरान, जो हमारा सी लेवल है वो ऊपर उठ जाता है और जब भाटा कहते हैं उसे, जब सी लेवल नीचे चला जाता है। तो रात होगी जहां पर, वहां पर सी लेवल उठेगा, जहां पर दिन होगा वहां सी लेवल नीचे चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं।
अगला, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द मून टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड अर्थ? पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर काटने में मून को, चंद्रमा को कितना समय लगता है? इसका उत्तर है 29.5 डेज। इसी प्रश्न देखते हैं। What is the term for full moon that occurs when the moon is closest to the earth? जिस समय हमारा मून पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस समय जो फुल मून होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका डी विकल्प सही है, सुपर मून। इस समय जो वो मून है वो एक नॉर्मल फुल मून की अपेक्षा करीब बड़ा हो जाता है, 20 से 25% तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which part of moon is permanently facing earth? तो उत्तर है नियर साइड, अर्थात सपोज ये अर्थ है और ये मून है, तो ये जो सतह है ये हमारे पास है, इसलिए इसे हम कहते हैं नियर साइड, और ये हमसे दूर है इसलिए हम इसे कहते हैं फार साइड। तो जो नियर साइड की सतह है वो हमेशा पृथ्वी की ओर फेसिंग होती है। What causes a lunar eclipse? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? चंद्र को ग्रहण लग जाता है, क्या कैसे लग जाता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। तो इसका बी विकल्प सही है, अर्थ कमिंग बिटवीन सन एंड मून। सन और मून के बीच में अर्थ आ गई, इसे सोलर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is true about the moon's atmosphere? It is very thin atmosphere called an exosphere. कुछ वैज्ञानिक नो एटमॉस्फेयर भी टर्म यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां का एटमॉस्फेयर है लेकिन बहुत ही विरल है। विरल का तात्पर्य बहुत, उसके जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, गैसेस, डस्ट, वो सब बहुत दूर दूर है, इसलिए इसे थिन एटमॉस्फेयर कहना बेहतर होगा। इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ द मून सरफेस? चंद्रमा की सतह का तापमान कितना है? की सतह का जो तापांतर कह सकते हैं, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर की रेंज क्या है? तो इसका उत्तर है -173 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस तक। जो सन फेसिंग है, सन फेसिंग मतलब सूर्य की ओर जो हिस्सा दिखता है सूर्य की तरफ, वहां पर टेम्परेचर 127 डिग्री हो जाता है, और जो सूर्य के अपोजिट हैं, सन के अपोजिट, वहां पर टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ना तो 127 डिग्री सेल्सियस में मनुष्य सर्वाइव कर सकता है और ना ही -173 डिग्री सेल्सियस में। What is the moon primarily made of? आइस एंड गैस गलत, आयरन एंड निकल गलत, इसका सी विकल्प सही है, रॉक एंड डस्ट। The dark flat plains on the moons are called Maria.
ये बसाल्ट के प्लेन हैं, मून के ऊपर बसाल्ट के प्लेन लावा से बने हुए हैं। चलिए सी विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फर्स्ट फुल मून ऑफ द ईयर, अर्थात जनवरी माह में पूर्णिमा को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं वुल्फ मून, याद रखिएगा। What term describes the shape of moon's orbit? पहला विकल्प दिया है सर्कुलर, वृत्ताकार, एलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार, लीनियर, पैराबोलिक। तो इसका बी विकल्प सही है, एलिप्टिकल। हिंदी में लिखा होगा दीर्घ वृत्ताकार। जो चंद्रमा का ऑर्बिट है पृथ्वी के चारों ओर जिस पे घूमता है वो दीर्घ वृत्ताकार है। Which space agency first sent a probe to impact the moon? वो कौन सी एजेंसी थी जिसने सबसे पहला अपना मून मिशन भेजा था? वो है रॉसकॉस्मोस। रॉस का मतलब रशिया, कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स। सोवियत यूनियन उस समय से यूएसएसआर कहते थे, अनडिवाइडेड यूएसएसआर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मून डायमीटर रिलेटिव टू अर्थ? पृथ्वी की तुलना में चांद का जो व्यास है वो लगभग कितना है? About 1/4 of Earth radius। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, Who was the second person walk on the moon? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें मोटिवेशन पे बुक थी, तो उसमें जो लेखक था वो कह रहा था कि पूरी दुनिया याद रखती है कि चांद पे पहला आदमी कौन गया था, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि चांद पे दूसरा आदमी कौन गया था। तो मैंने सोचा इसे खोजते हैं कि चांद पे दूसरा आदमी कौन गया था। तो ये वही प्रश्न है कि दूसरा आदमी कौन था। एक पहला आदमी तो नील आर्मस्ट्रांग थे, तो दूसरा आदमी है बज एल्ड्रिन, ही वाज द सेकंड, और नील आर्मस्ट्रांग ये फर्स्ट थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, Which phase follows waxing crescent? अगर आपको ये waxing crescent एक नया शब्द लग रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले हमारा जो इसी नाम से एक और लेक्चर पड़ा हुआ है, मून सम इंटरेस्टिंग सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नाम से, उसको देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आप स्वतः सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वैक्सिंग क्रिसेंट के बाद कौन सी स्टेज आती है? तो वैक्सिंग क्रिसेंट कौन सी स्टेज होती है? ये है हमारा न्यू मून, न्यू मून का अर्थात अमावस्या। इसके बाद बनेगा फुल मून, मतलब पूर्णिमा। तो जो अमावस्या के बाद जो पहला चांद होगा, फिर इससे कुछ बड़ा हो जाएगा, फिर इससे कुछ बड़ा हो जाएगा। तो जो पहला ये चांद होता है इसे हम कहते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट। तो इसके बाद जो फॉलो होगा उसे कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर मतलब चौथाई पीरियड, मतलब ये 7 डेज। ये होगा सेकेंड क्वार्टर।
फुल मून के बाद हमारा फिर से न्यू मून बनेगा, न्यू मून, और इसमें भी थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के अंत में हाफ मून बनेगा और थर्ड क्वार्टर के लास्ट में भी हाफ मून बनेगा। ये सब चीजें अगर डिटेल में देखना है तो पुराना वीडियो देखिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। तो इसका क्या उत्तर सही था? फर्स्ट क्वार्टर। इसका बी विकल्प सही था, फर्स्ट क्वार्टर। What phenomenon occurs when the moon appears red during eclipse? ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा है वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो सूर्य से मिलने वाली रोशनी है वो कम हो जाती है, तो पूरा चमकदार चंद्रमा नहीं दिखा देता, हमको किस रंग का दिखाई देता है? रेड कलर का। इसलिए उसे हम कहते हैं ब्लड मून। या रक्त चंद्रमा। तो जो रेड मून है हमारा, उसको हम सी विकल्प सही मानेंगे और ब्लड मून कहेंगे। क्यों? क्योंकि पर्याप्त रोशनी नहीं पहुंच रही है। वाटर is the primary reason for temperature extremes। मतलब जो तापमान के की सीमा है उसका क्या कारण है? तो नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर न होना ही जो तापमान का इतना ऊपर नीचे होता है, अर्थात -173 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेल्सियस, ये जो इतना अंतर पाया जाता है तापमान में, उसका एटमॉस्फेयर न होना भी है। हाउ ऑफन डज अ ब्लू मून टिपिकली अकर? जो ब्लू मून है हमारा, इसको कहते हैं नील चंद्रमा। ये कब कब होता है? तो इसका बी विकल्प सही है, वंस एवरी 2 to 3 years। इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यू मून, फुल मून, न्यू मून। यहां से इसे लिया 14 दिन, एक दिन रहा फुल मून, फिर लगा 14 दिन, तो उसके बाद 1 से 2 दिन यहां पर बच गए। तो धीरे धीरे ये 1 से 2 दिन जुड़ते रहते हैं, और जब 14-15 दिन जुड़ जाते हैं तो एक और मून, फुल मून हो जाता है। तो जब किसी महीने में 1 से अधिक फुल मून पड़ेंगे तो उसे ब्लू मून कहेंगे। हाउ वॉज द मून मोस्ट लाइकली फॉर्म्ड? इसका उत्तर है सी, A Mars-sized object collided with Earth। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 times of Mars। वो कौन सी ऑब्जेक्ट था, कौन सी सेलेस्टियल बॉडी थी, इसके बारे में वैज्ञानिक चुप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What name is given to full moon that occurs in September close to autumn equinox? मतलब बसंत के आसपास जो फुल मून होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हार्वेस्ट मून, क्योंकि उस समय बुआई का समय होता है फसलों की, इसलिए उसको नाम दे दिया गया हार्वेस्ट मून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सी विकल्प सही था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी पीपुल हैव वॉक्ड ऑन द मून?
अब तक लगभग कितने लोग चंद्रमा पर जा चुके हैं? 12 लोग। इसका बी विकल्प सही है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ लूज फ्रेगमेंट मटेरियल कवरिंग द मून सरफेस? तो चंद्रमा की सतह पर लूज डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रेगोलिथ। हिंदी में भी रेगोलिथ ही लिखा होगा, इसका कुछ अलग से हिंदी वर्ड है नहीं, क्योंकि ये सब रोमन और इटालियन और नाम होते हैं, तो इनकी हिंदी वर्ड कोई है नहीं। अगर ये इंग्लिश होते तो अवश्य ही इनका कोई हिंदी नाम होता। Which of these is not a phase of moon? इनमें से कौन सा ऐसा है जो चंद्रमा की कलाई नहीं है? तो वैक्सिंग क्रिसेंट, मैंने आपको अभी बताया कि न्यू मून के बाद जो पहला दिन होगा वो वैक्सिंग क्रिसेंट होगा। फुल मून, न्यू मून के 14 दिन के बाद फुल मून होगा। और न्यू मून मतलब अमावस्या। वैनिंग क्वार्टर कोई शब्द नहीं है, या तो वैनिंग क्रिसेंट है या तो वैनिंग गिब्बस है, इसलिए इसका सी विकल्प सही है। वैनिंग क्वार्टर कोई शब्द नहीं है। What is the most widely accepted theory of moon's origin? ये जो फिजन थ्योरी है ये वही है, पैसिफिक ओशन वाली थ्योरी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारा पुराना लेक्चर देखिए, ओरिजिन ऑफ मून। ये डार्विन महोदय ने दिया था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गई थी थ्योरी। इसका सही उत्तर है सी, जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसमें कहा गया था कि मार्स या मार्स के साइज का 3 गुना बड़ी कोई आकाशीय पिंड आया, पृथ्वी से टकराया, दोनों से मैटर अलग हुए, पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले के रूप में नाचने लगे। कुछ दिनों में वो जब कंडेंस हुए तो एक उपग्रह के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे, और इस प्रकार चंद्रमा अपने अस्तित्व में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। According to giant impact hypothesis, what caused the moon to form? A large object collided with Earth. यही इसका उत्तर सही है, इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What was the name of Mars-sized body that believed to have collided with Earth? वैज्ञानिकों ने उसे थिया कहा। हिंदी में भी इसके लिए थिया ही लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। What happened to the material ejected from Earth after collision according to the giant impact hypothesis? It formed a ring around the Earth which coalesced into the Moon. इसने पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ला सा बना लिया, जो धीरे धीरे बाद में सेटल हो गया और एक जगह इकट्ठा होके मून नाम का उपग्रह बन गया, चंद्रमा नाम का। Which evidence support the giant impact hypothesis for the moon's formation? जायंट हाइपोथेसिस, जो जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है, उसके समर्थन में इनमें से कौन सा विकल्प सही है? द मून सिमिलर कंपोजिशन ऑफ अर्थ मेंटल, इसका ए विकल्प सही है कि जो इसका मेंटल और कोर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे धरती का है। बी विकल्प गलत है। मून हाईली मेटालिक सरफेस, मेटालिक नहीं है, डस्टी और रॉकी है एंड रॉकी। आइडेंटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है ही नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मून का एटमॉस्फेयर ना के बराबर है, और मून की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो इसका ए विकल्प सही है कि उसका कोर और मेंटल धरती के मेंटल की तरह है।
Which theory suggests that the moon was once part of Earth but separated due to rapid spinning? Fission theory. वही डार्विन महोदय, उनका कहना था कि धरती इतनी तेज घूमने लगी कि उसमें से एक टुकड़ा मटेरियल अलग हो गया और जहां से वो अलग हुआ वहां आगे चलकर प्रशांत महासागर बन गया। लेकिन ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। चलिए अगला देखते हैं। Which are the dark flat areas on moons formed by ancient volcanic eruption? जो प्राचीन ज्वालामुखीय अभिक्रिया से मैदान बने, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया मारिया, अर्थात इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What are the bright mountainous regions on moon surface? जो अब मारिया तो मैदान है और रिलीज क्या है? ये नालियां हैं जिनमें कभी लावा बहा था, और ये लावा प्लेन्स तो बता ही दिया मैदान है, बसाल्ट के मैदान है। जो हाईलैंड्स हैं यही है माउंटेन्स। तो इसका सी विकल्प सही है, हाईलैंड्स यही है माउंटेन। और ये चमकते इसलिए हैं क्योंकि वहां पर फेल्सपर नाम का एलिमेंट पाया जाता है। What causes most of the craters found on the moon surface? जो पृथ्वी की जो सतह पर जो जितने भी क्रेटर हैं, क्रेटर मतलब बड़े बड़े गड्ढे, वो क्यों हैं? इम्पैक्ट फ्रॉम मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स आते हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण, आकर के चंद्रमा से टकरा जाते हैं सीधे, और जहां पे टकराते हैं वहां गड्ढे बन जाते हैं। एटमॉस्फेयर न होने के कारण मेटेओराइट्स को कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता और वो सीधे जाके सरफेस से टकरा जाते हैं। मेटेओराइट धरती की तरफ भी आते हैं, और लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाती है, वो जलने लगते हैं, और अधिकांश जो उल्का पिंड होते हैं वो सतह पर, धरती की सतह पर पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं, और एक दो जो बहुत बड़े आकार के होते हैं वो जलते 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 छोटे होते जाते हैं या टुकड़ों में बदल जाते हैं, और जब तक सतह पर पहुंचते हैं तब तक इतने छोटे हो जाते हैं कि कोई विशेष हानि धरती पर नहीं होती। अगला प्रश्न है, What is the largest crater on the moon which is also one of the largest in solar system? जो सबसे बड़ा क्रेटर न केवल चंद्रमा पर है बल्कि वो हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा क्रेटर है। तो इसका नाम है साउथ पोल एटकिन बेसिन। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एटकिन बेसिन, ये दक्षिणी पोल पर है। किसके दक्षिणी पोल पर? चंद्रमा के। चलिए इसका सी विकल्प सही था। अगला देखते हैं, Which element is in abundant in lunar soil and is considered potential fuel for future energy? इसका उत्तर है हीलियम 3। हीलियम 3 ही वो एलिमेंट है जिसको वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर चंद्रमा पर किसी प्रकार का कोई रिसर्च सेंटर या कुछ डाला गया तो उस हीलियम 3 के जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा वो एनर्जी प्राप्त की जाएगी। तो इसका विकल्प ए सही है। Why do footprints
on the moon remained nearly unchanged for millions of years. वैज्ञानिकों का मानना है कि जो भी निशान चंद्रमा पर पड़ जाता है एक बार, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहता है, क्योंकि वहां पर पानी नहीं है, बरसात नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं है, हवाएं नहीं चलती और कोई लाइफ भी नहीं है। मतलब ना तो वहां कोई मानव है ना कोई जानवर है। तो जो वो निशान पड़े होते हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं। संभवतः जो नील आर्मस्ट्रांग ने निशान डाले होंगे अपने पैरों से, वो वैसे ही पड़े होंगे। अभी चंद्रयान 2 गया था मिशन, याद होगा आपको, जब उससे प्रज्ञान नाम का रोवर उतरा तो उसने अपने पहियों से इंडिया फिर आगे इंडिया, इस तरह के निशान डाल दिए थे। और संभवतः वो आगे आने वाले सैकड़ों लाखों सालों तक वो निशान वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसका उत्तर सही होगा इसका सही उत्तर होगा बी, देयर इज नो एटमॉस्फेयर और वेदर। एटमॉस्फेयर न होने से विंड नहीं चलती, वेदर न होने से बरसात नहीं होती, और जो निशान पड़ जाता है वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द मेजोरिटी ऑफ रॉक्स ऑन द मून सरफेस आर मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रॉक्स? तो उत्तर है बसाल्ट, क्योंकि कभी प्राचीन समय में वहां पर ज्वालामुखीय अभिक्रियाएं हुई थी। ज्वालामुखीय अभिक्रियाएं हुई थी, उनसे बसाल्ट के प्लेन्स तैयार हुए, और जब वो टूट गए तो वो रॉक्स बन गए। हमारे दक्षिण भारत की भी जो चट्टानें हैं वो बसाल्ट की ही बनी हुई है, लावा के मैदान है। हाउ डीप इज द मून्स रेगोलिथ एवरेज? जो रेगोलिथ है मतलब कि जो चंद्रमा की सतह पर जो डस्ट है वो कितनी गहरी है? 2 से 4 मीटर। 2 से 4 मीटर। इसका विकल्प सी सही है। What is the primary reason for moon's surface appearing grey and dusty? इसका उत्तर है माइक्रोमेटेराइट्स इम्पैक्ट ब्रेकिंग डाउन रॉक्स। जो बसाल्ट की रॉक्स हैं उन पर बहुत तेजी के साथ जब मीटियोर्स की वर्षा होती है छोटे बड़े, तो जो वो पत्थर होते हैं वो टूट जाते हैं। और ऐसा एक बार 2 बार या 10 बार नहीं हुआ, ऐसा वर्षों से लाखों सालों से होता आ रहा है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो भी टूट के पड़ी हुई हैं, और जो मीटियोराइट्स आते हैं वो भी वहीं पड़े रहते हैं। Which of these features were discovered in permanently shadowed craters near Moon's pole? जो चंद्रमा के ध्रुव हैं वहां पर इनमें से कौन सी चीज पाई गई है? तो उसका उत्तर है वाटर आइस। बर्फ के रूप में जल है, कहां पर? क्रेटर पर, पोल्स पे जो क्रेटर हैं उनमें। क्या वो कभी पिघलेगी? अगर पिघल जाएगी तो वो जो 127 डिग्री का टेम्परेचर होगा सन फेसिंग साइड का, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तुरंत उड़ जाएगी। The crust of moon is thicker on which side? Far side, facing away from earth। याद रखिएगा, फार साइड वो फेस है
जो अर्थ से दिखाई नहीं देती। वहां पर जो क्रस्ट है अर्थात जो चंद्रमा का जो क्रस्ट है वो काफी मोटा है कंपैरेटिवली। Why does the moon appears of different colors? Reddish, yellowish, bluish, अलग अलग रंग दिखाई देते हैं चंद्रमा के। ऐसा क्यों है? तो उसका है असर इफेक्ट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन द लाइट। जब चंद्रमा से परावर्तित होकर आने वाली रोशनी धरती की ओर आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ते ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट शुरू हो जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और जो प्रकाश है वो विबग्योर में चेंज हो जाता है। अब अगर लाइट पहुंचते पहुंचते येलो हम तक पहुंचा तो येलो दिखाई देगा, रेड अगर हम तक पहुंचा तो रेड दिखाई देगा। अगर शुरुआत में ही आ गया, सन पास में है, तो ब्लू दिखाई देगा। चलिए, इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज मोनोक्वेक। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज मून क्वेक। मून मतलब चंद्रमा, क्वेक मतलब अर्थक्वेक टाइप का भूकंप, कंपन। तो इसको लेंगे ए सीस्मिक इवेंट ऑन द मून सिमिलर टू द अर्थक्वेक। पृथ्वी पर जो भूकंप आते हैं उन्हीं के समान जो भूकंपीय गतिविधि है चंद्रमा पर होती है उसे हम मून क्वेक कहेंगे। इसका सी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड बाय द अपोलो मिशन टू डिटेक्ट मून क्वेक। इसका उत्तर है सीस्मोमीटर। भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए सीस्मोमीटर का प्रयोग करते हैं। और भूकंप का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी। याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है सीस्मोलॉजी वाला प्रश्न। इसका ए विकल्प सही है। Why do moonquakes generally compare to earthquakes in terms of strength? अगर हम मूनक्वेक्स की बात करें तो अर्थक्वेक्स की तुलना में वो कमजोर होते हैं, मतलब उनका कंपन कमजोर होता है, परंतु संख्या अधिक होती है। पृथ्वी पर साल भर में 2 या 4 या 6 ही अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वहां पर प्रतिदिन 6 से 10 और ज्यादा भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो इसका सही विकल्प है बी। दे आर जनरली वीकर देन अर्थक्वेक। वो अर्थक्वेक की तुलना में कमजोर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज वन रीजन मोनोक्वेक्स लास्ट लॉन्गर देन अर्थक्वेक। इस प्रश्न का उत्तर है द मून्स क्रस्ट इज मोर रिजिड देन अर्थ। जो चंद्रमा का की सतह है या जो उसका क्रस्ट है, क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं परपटी। परपटी वो ज्यादा ठोस है। तो ठोस होने के कारण जो कंपन की लहरें हैं वो काफी ज्यादा समय तक बनी रहती हैं परपटी में। वहीं जो पृथ्वी की सतह है वो उतनी ठोस नहीं है, तो लहरें बहुत तेजी से ट्रेवल करके आगे निकल जाती हैं, इसलिए जो काफी देर तक बनी रहती हैं मोनोक्वेक्स। Why are moonquakes particularly concerning for lunar bases? सभी देश चंद्रमा पर अपनी रिसर्च को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं
और उसमें से कईयों की योजना है कि चंद्रमा पर एक रिसर्च सेंटर बनाया जाए, लूनार बेस बनाया जाए, लेकिन वहां इतने अधिक भूकंप आते हैं, दिन भर में 150 भूकंप आ जाते हैं और दे कुड डैमेज स्ट्रक्चर्स ऑन द मून सरफेस। अगर वो स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो संभावना है कि जो इतने ज्यादा भूकंप आते हैं या जो मीटेओराइट्स की बरसात होती है उससे वो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आज हमने चंद्रमा के ऊपर लगभग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उनको देखा। इनमें से कई प्रश्न लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं, कुछ नए प्रश्न भी थे। उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इन प्रश्नों में से 90% प्रश्नों का सही उत्तर नहीं कर पाए हैं तो इसी टॉपिक पे हमारे 2 वीडियो हैं, उनको देखिए। एक बहुत छोटा है, 10 मिनट का है, और एक करीब 40-45 मिनट का है। अगर आप उन दोनों वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो ये संभव नहीं है कि चंद्रमा के ऊपर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए और आप उनको सॉल्व न कर पाए। तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, इससे हमें उत्साह मिलेगा। और जो भी हमारे वीडियो ज्योग्राफी और हिंदी पर आ रहे हैं, इस समय हमारी 2 सीरीज चल रही है, एक ज्योग्राफी पे एक हिंदी पे, वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे और आने वाले परीक्षाओं में आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।